नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर की जो श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है उसका ये दूसरा भाग है। इसमें भी मैंने जो है पहले की भांति कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके यूपीएससी और या यूपीपीसीएस के मेन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो बीए एमए वगैरह के पेपर होते हैं उनमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और वो अनिवार्य भी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। तो इसलिए इनका उत्तर देने के लिए आपको सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें आपको बतानी होती हैं। तो इसलिए अब कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं आपके लिए जो आप देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये बड़ा ही विवादित प्रश्न है आजकल के समय में, क्योंकि स्वर्ण युग का मतलब क्या होता है। स्वर्ण युग का मतलब होता है एक ऐसा युग जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा हो, मतलब जिसमें चतुर्दिक विकास होता हो, जो राज्य राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, सांस्कृतिक विकास जहाँ हो, जहाँ साहित्यिक विकास हो, कला कौशल की उन्नति हो, जहाँ राज्य में चारों ओर शांति हो, तो ऐसे राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस तरह का अगर आपको प्रश्न आता है तो इसका उत्तर देने के लिए आपको ये बताना होगा कि स्वर्ण युग क्यों होता है कोई राज्य। जैसे मैंने आपको बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर दृष्टि से जो राज्य समुन्नत होता है उसको हम स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे वामपंथी इतिहासकारों ने इसे एक विवाद का विषय बना दिया है। उनका यह कहना है कि ऊपर से देखने पे स्वर्ण युग जैसा जरूर प्रतीत होता है गुप्त काल, लेकिन अगर देखा जाए तो आम आदमी की जो दशा थी, जो आम व्यक्ति था, जो हाशिए पे जीने वाले लोग थे, उनकी स्थिति कमोबेश जो है वही थी। और धीरे धीरे जाति प्रथा वगैरह भी कठोर हो रही थी, छुआछूत की भावना भी प्रबल हो रही थी, जातियों का प्रगुणन हो रहा था। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं। तो स्वर्ण युग किस आधार पर स्वर्ण युग कहा जाता है उस पर हम चर्चा कर लें तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका मत है। अब जैसे स्मिथ है, बी ए स्मिथ, उनका ये मानना है कि हिंदू भारत के इतिहास में जो गुप्तों का युग जितना सुंदर और संतोषजनक है उतना संतोषजनक कोई अन्य युग नहीं है। इसी तरह से विदेशी इतिहासकारों में बार्नेट भी इस युग की तुलना यूनान के सम्राट पेरिक्लीस के युग से करते हैं जो कि स्वर्ण युग था। वहीं डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी इसे राजनीतिक एकता का युग बताते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो अशोक महान की मृत्यु के बाद जो एक तरह से पूरे भारत में एक विच्छिन्नता आ गई थी, तो उस विच्छिन्नता को दूर करके देश को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का कार्य समुद्रगुप्त ने किया था, जिसे विदेशी इतिहासकार भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो न केवल उसने एक बड़ा राज्य बनाया अपितु उसकी सुरक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान रखा, उसको एक समुन्नत प्रशासन दिया। तो गुप्त काल जो है वो शांति और सुव्यवस्था का युग था। इस युग में देश इतना धन धान्य पूर्ण हो गया कि उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाने लगा। व्यापार वाणिज्य की काफ़ी प्रगति हुई। इस युग में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ। जन कल्याण के बहुत सारे कार्य किए गए गुप्त काल में। स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई, स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन दिया गया और अच्छा प्रशासन देने का गुप्तों ने पूरा प्रयास किया। इस काल में सनातन धर्म की उन्नति तो हुई ही, साथ ही साथ अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता की भावना अपनाई गई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि भी साथ साथ फले फूले। वैदिक धर्म की उन्नति तो हुई ही। तो इस युग को वैदिक युग की सभ्यता
वैदिक सभ्यता की रक्षा का युग भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा की इस काल में सर्वतोमुखी उन्नति हुई और गुप्त काल में संस्कृत एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा की भूमिका निभा रही थी। साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि की अभूतपूर्व प्रगति हुई। अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ इस काल में रचे गए और स्वयं सम्राट समुद्रगुप्त जो था उसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। इस काल में बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि थे जिनमें कालिदास का नाम सर्वोपरि है। कालिदास को कवि कुल गुरु कहा जाता था। इसी तरह से विशाख दत्त, हरिशेण, वाराहवीर, वसुबंध इत्यादि इस काल के महत्वपूर्ण कवि थे। बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए। से कालिदास के ग्रंथ तो ही हैं, विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम इत्यादि। और शूद्रक, मृक्ष कटिक है, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का, विष्णुगुप्त का पंचतंत्र है। इसी तरह हितोपदेश, वासव दत्ता, अमर सिंह का जो अमरकोश, काव्यादर्श, दंडी इत्यादि इस युग में रचे गए। रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों का पुनरुद्धार इसी युग में हुआ। पुराणों का संवर्धन किया गया और साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि केवल साहित्य में ही प्रगति हुई, गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस युग में प्रमुख गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त थे। वाराहमिहिर भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इसी तरह से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लॉ बुक्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि का प्रणयन किया गया। इनमें इनका संशोधन भी किया गया। सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। कलाओं का काफ़ी विकास हुआ। इस काल की जो वास्तुकला थी उसकी विशेषता ये थी कि वो विदेशी प्रभाव से मुक्त थी और शुद्ध देशी कला का विकास हुआ। ढेर सारे मंदिर, गुफाएं, स्तूप इत्यादि इस काल में बनाए गए और दशावतार मंदिर जैसे है, एलोरा की गुफाएं हैं, सारनाथ के स्तूप हैं और अजंता की चित्रकला इत्यादि है, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर बनाई गई। मूर्ति पूजा का भी प्रचलन हुआ। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि गुप्त काल जो था निश्चित रूप से सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण युग था और हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल जो था वो इतना समुन्नत हो चुका था कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का इस समय प्रचार प्रसार हुआ और भारत का घनिष्ठ संबंध सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, चंपा, कंबोडिया आदि द्वीपों के साथ हुआ। यहाँ पे भारतीय भाषाओं का खूब प्रचार प्रसार हुआ, व्यापार वगैरह में वृद्धि हुई और भारत के जो सामाजिक रीति रिवाज थे वो भी वहाँ पहुँचे, शासन पद्धति वहाँ पहुँची। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यदि गुप्त काल की तुलना यूनान के सम्राट पेरिक्लीस के युग से की गई है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है। अब आइए हम एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। वो दूसरा प्रश्न ये है कि भारत में, प्राचीन भारत में गणित का विकास, तो प्राचीन भारत में गणित के विकास के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। अब जैसे हम लोग बहुत सारे प्रश्न पढ़ते रहते हैं, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास वगैरह का प्रश्न पढ़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा विज्ञान की जो प्रगति हुई उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। तो वैदिक काल से ही मनुष्य ने गणित के सिद्धांतों का आविष्कार कर लिया था और विभिन्न प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के गणितीय चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता था। अब जैसे यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए ज्यामिति के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन भारतीय तिथियों, दशकों, शतकों, सहस्त्र इत्यादि संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए
विभिन्न प्रकार के गणितीय चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जिसके उदाहरण देश भर में बिखरे हुए शिलालेखों में देखा जा सकता है। आर्यभट्ट ने भारत में सर्वप्रथम बीज गणित का प्रचलन किया और केवल 30 श्लोकों में अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित के सिद्धांतों का वर्णन कर दिया। तो उनके आर्यभट्ट के ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ आर्यभट्टीय के 4 खंड हैं: गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। तो मित्रों, आर्यभट्ट के समय में गणित का बहुत विकास हुआ। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित इत्यादि के प्रश्न जो है उन्होंने अपने ज्योतिष सिद्धांत में दिए हुए हैं। और बहुत सारी जो गणित की में जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, जैसे दशमलव प्रणाली का यहाँ वर्णन मिलता है। वर्ग क्षेत्र, घनफल, त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार शंकु का घनफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोल का घनफल, विषम चतुर्भुज के क्षेत्र के करणों के संपात से भुज की दूरी और क्षेत्रफल, सब प्रकार के क्षेत्रों की मध्यम लंबाई चौड़ाई जानकर क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम भी दिए गए हैं उनकी पुस्तक में। और एक स्थल पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिधि यानी सरकमफेरेंस के छठे भाग की त्रिज्या उसकी त्रिज्या के समान होती है। तो एक श्लोक में यह भी बताया गया है कि वृत्त का व्यास 2000 हो तो उसकी परिधि 62,832 होती है। तो इस तरह से मित्रों शंकु वगैरह के बारे में भी बातचीत की गई है। 2 राशियों के गुणनफल इत्यादि को जानने की अलग अलग रीतियाँ भी बताई गई हैं। तो गणित का काफ़ी विकास आर्यभट्ट के समय में हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वान गणितज्ञ थे, जैसे लता देव जो 505 ईस्वी में थे, बाराहमीर जो 550 ईस्वी में थे, ब्रह्मगुप्त जो कि 628 ईस्वी में थे, भास्कर प्रथम जो ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे, इसी तरह से लल्ल थे जो 743 ईस्वी में थे, मंजुल थे 932 ईस्वी में, आर्यभट्ट सेकंड थे जो 950 ईस्वी के आसपास थे। इसी तरह श्रीपति 1039 ईस्वी के आसपास थे। इन्होंने श्रीपति सिद्धांत शेखर और गणित तिलक जैसे ग्रंथ लिखे थे। और सिद्धांत शिरोमणि के लेखक भास्कर द्वितीय का नाम विशेष रूप से लिया जाता है और इन्होंने भास्कर द्वितीय ने गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। मित्रों, आर्यभट्ट ने पाई का मतलब आप जानते हैं 22/7, तो पाई का मूल्य 3.1416 दिया था, जो कि आधुनिक शुद्धतम मूल्य से मिलता जुलता है। इसी तरह से ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का 12 से 18 अध्याय गणित से ही संबंधित है। भास्कर द्वितीय के सिद्धांत शिरोमणि के 2 भाग लीलावती व बीज गणित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए मित्रों, तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में गणित का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और बहुत सारे विद्वानों ने उसमें अपना योगदान किया। अब आइए हम एक प्रश्न लेते हैं, प्राचीन काल में विज्ञान व तकनीकी का विकास। तो मित्रों, विज्ञान और तकनीकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय संस्कृति थी उसको अध्यात्म इत्यादि से ही जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हम ये देख सकते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही वैज्ञानिक प्रगति भी होने लगी थी। तो मित्रों, विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब होता है विशेष प्रकार का ज्ञान। विज्ञान का आशय उस क्रमबद्ध और आप कह सकते हैं उस क्रमबद्ध और योजनाबद्ध अध्ययन से है जिसे तर्क, प्रस्तुतिकरण तथा प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। उसी तरह प्रौद्योगिकी द्वारा विज्ञान के ज्ञान का उचित प्रस्तुतिकरण होता है, जिससे उत्पादन
वाणिज्य, उद्योग, कला कौशल, ढेर सारे शिल्प हैं, ढेर सारे उद्यम हैं, तो उनके विकास का मार्ग खुलता है, मानव हित में उनका अधिकाधिक विकास होता है। अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नमूने हमें प्राप्त होने लगते हैं, जो आदि मानव था, यानी जिसे जिसे हम कहते हैं कि पेलियोलिथिक मैन या मेसोलिथिक मैन, नियोलिथिक मैन, यानी कि पूरा पाषाण काल का व्यक्ति, मध्य पाषाण काल का व्यक्ति, नव पाषाण काल का व्यक्ति जो है वो, चूंकि इसे पाषाण काल कहा जाता है तो उस समय लोग धातुओं का ज्ञान नहीं था, तो पत्थरों का उपयोग करके ही तरह तरह के औजार बनाते थे, जिनसे वो प्रायः शिकार वगैरह किया करते थे और भी दूसरे काम लेते थे, गुफाओं का निर्माण करते थे। उन्होंने धीरे धीरे आग जलाने की कला सीखी। उन्होंने आगे चल कर के नवपाषाण युग आते आते जो है खेती बाड़ी करना भी सीख लिया, जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया, घर बनाना, मकान बनाना, झोपड़ी बनाना, मृतकों का अंत्येष्टि संस्कार करना, तो तमाम तकनीकी बातें जो है उन्होंने सीखी। आगे चल करके जब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता में आए तो वहाँ हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की एक झांकी मिलती है। वो लोग जो है उनको धातुओं का ज्ञान हो गया था और उन्होंने तांबा और टिन मिला करके कांसा बना लिया था। वो कांसी युगीन सभ्यता थी। ढेर सारे हमें घर में उपयोग होने वाले बर्तन हैं, तरह तरह के औजार हैं, सुरक्षा के औजार हैं, बर्छे, भाले, गड़ासे इत्यादि। साथ ही साथ ढेर सारी हमें पॉटरी मिली है। पॉटरी यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन साथ ही साथ तकनीकी दृष्टि से वो श्रेष्ठ थे, क्योंकि उनकी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। उन्होंने ईंटें, पक्की ईंटें बनाना सीख लिया था और उनके मकान जो थे पक्की ईंटों के बने थे। साथ ही साथ इंजीनियरिंग का उनको पर्याप्त ज्ञान हो गया था, ऐसा लगता है। इसीलिए सिंधु घाटी की नगर योजना यदि आप देखें तो चौड़ी सड़कें, फिर गलियां, ये सब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो ऐसा लगता था कि काफ़ी नाप जोख करके मकान बनाए जाते थे। साफ सफाई, सुरक्षा, ढकी हुई नालियां इत्यादि उस तकनीक के उदाहरण हैं। आगे चल करके जब हम आते हैं वैदिक काल वगैरह में, तो वहाँ भी हम ये देखते हैं कि वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो पशुचारी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन वो भी अपने आवश्यकता की सारी चीज़ें बनाते थे। हमें बहुत सारे व्यवसायों की एक सूची मिलती है वेदों में, जैसे कुम्हार थे, कुंभकार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, स्वर्णकार थे, रथकार थे, इसी तरह से लकड़ी का काम करने वाले लोग थे, धातुकार थे, धातुकर्मी थे। तो तरह तरह के व्यवसाय उस काल में विकसित थे, व्यापार वाणिज्य वगैरह भी होता था। और मौर्य काल तक आते आते हम देखते हैं कि जो विज्ञान और तकनीकी थी उसका विकास और अधिक हो गया था। अब जैसे अशोक स्तंभ जो है वो प्रौद्योगिकी के महानतम नमूने हैं। किस तरह से एक पत्थर को जहाँ जिसमें कोई जोड़ नहीं है पहाड़ से काटा गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, उसको ये शेप दिया गया, उस पर इतनी बढ़िया पॉलिश की गई जो आज तक नहीं उतरी है, उसके ऊपर जो शीर्ष वगैरह बनाए गए, कैसे उनको खड़ा किया गया, तो अपने आप में विज्ञान और तकनीक के विकास की कहानी कहते हैं। बड़े बड़े विशाल भवन, गुफाएं, मंदिर, तरह तरह के उद्योग, धातु कर्म, विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल, भूगोल, रसायन, आयुर्वेद, युद्ध कला आदि के अध्ययन के रूप में हम देखते हैं कि विज्ञान और तकनीक का विकास हो रहा था। बहुत सारे हमें केवल इन्हीं सब चीज़ों में नहीं, मेडिकल साइंस में हम देखते हैं, गणित की बात अभी हमने पहले की, पहले प्रश्न में। मेडिकल साइंस में हम देखते हैं आर्यभट्ट, चरक इत्यादि जो है उनका काफ़ी योगदान था। इसी तरह से ज्योतिष के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत का मेडिकल साइंस में था। ज्योतिष में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बाराहमीर, धन्वंतरी इत्यादि, भास्कराचार्य, तो ये उस समय के महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने बहुत कार्य किए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो उस समय के जो उद्योग थे वो, हालांकि वो मशीनी युग नहीं था, लेकिन
उस समय जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, जो भी चीज़ें पैदा की जाती थी, वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। अब उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि मानव निर्मित जो जलाशय थे, मानव निर्मित झीलें थी, मानव निर्मित बांध इत्यादि थे, जिनका उदाहरण हमें मिलता है, तो ये टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े उदाहरण हैं। इसी तरह से मतलब तमाम जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें हमें उस समय की टेक्नोलॉजी की बातें दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह से मित्रों बहुत सारे जो औजार थे, जैसे कृषि उपकरण थे, कृषि उपकरण, तमाम तरह के कृषि उपकरणों की हमें जानकारी मिलती है, सुरक्षा उपकरणों की हमें जानकारी मिलती है। तो जो कृषि उपकरण वगैरह थे वो आगे चल कर के जब लौह युग आ गया तो लोहे के बनाए जाने लगे। उसके पहले लकड़ी के हल इत्यादि बनाए जाते थे। और कृषि कर्मों में सर्वाधिक तो जो प्रयुक्त होने वाला औजार था वो हल ही था। पाली साहित्य में इसे नंगल कहा गया है और सुत्त निपात में इच्छा नंगल कहा गया है। तरह तरह के औजार कृषि के लिए बनाए जाते थे। इसी तरह से मित्रों बहुत सारे उद्योग उस काल में जो विकसित हुए, बहुत सारे जो शिल्प विकसित हुए, तो वो शिल्प भी जो है वो धातु कर्म वगैरह के कारण ही संभव हो सके। अब जैसे तांबे और कांसे के सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा से हमें तांबे से बने हुए कुठार, छेनी, चाकू, छोटी छोटी आरियां, भाले, तीर के अग्रभाग इत्यादि मिले हैं। कांसे के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा के में सोने के मनके, लटकन, बाजूबंद, पिन और सुइयाँ इत्यादि मिली हैं। इसी तरह ऋग्वेद में सोने के बहुत सारे आभूषण लोग पहनते थे, जैसे कर्णफूल, गले के हार, पाजेब। इसी तरह से बौद्ध काल में भी हम देखते हैं, बौद्ध काल में भी सोने के बहुत सारे गहने बनाए जाते थे, जो कि राज परिवार के लोग, गणिकाएँ, नगर बधुएँ और आम आदमी भी पहनते थे। तांबे, लोहे और सोने चांदी के पात्र बनाए जाते थे। चम्मच और मंदिर की घंटियाँ इत्यादि इनसे बनाई जाती थी। तो इस तरह से आभूषण तो थे ही, साथ ही साथ जो है मूर्ति कला में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्थानों से, जैसे तक्षशिला से हमें तांबे और कांसे के पात्र और आभूषण तो मिले ही हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली हैं। बहुत सारी धातु की मूर्तियाँ हमें सैंधव सभ्यता के समय से ही मिलती हैं। तो इसी तरह अगर हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखें तो उसमें हमें तरह तरह के व्यवसायों के बारे में जानकारी में तरह तरह के पदाधिकारी थे, जैसे आकराध्यक्ष, खन्याध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, लौणाध्यक्ष। तो इस तरह से ये सब विभिन्न जो खानों से जो चीज़ें निकलती थी उनके लिए ये लोग काम करते थे। गुप्त काल के बहुत सारे ताले, हथौड़े, छेनियाँ, चादरें, कुंदे, चम्मच, कटार, कुल्हाड़ी, छोटे बर्तन आदि हमें मिलते हैं। अमरकोश में लोहे से बनाए जाने वाले हंसिए, फावड़े, हल्के फाल, जंजीर, चादरें, तलवारें इत्यादि का उल्लेख है। इसी तरह से अभिधान, रत्नमाला और भविष्य पुराण में हमें तांबा, पीतल, लोहा, सीसा, टीन, चांदी और सोने इत्यादि धातुओं से बनी वस्तुओं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इनके अलावा भी बहुत सारे उद्योग थे मित्रों। तो इस तरह से 200 शब्दों में सब चीज़ बता पाना संभव नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, जो बातें मैंने आपको बताई, तो आप इस प्रश्न का सही ढंग से उत्तर दे पाएंगे। आइए अब अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। लेकिन उसके पहले मित्रों, अगला प्रश्न लेने के पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जो नई नई वीडियोस आती हैं उनकी आपको जानकारी मिलती रहे। तो इसलिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं अगले प्रश्न की। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था। मित्रों श्रेणी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गिल्ड सिस्टम या श्रेणी व्यवस्था।
तो प्राचीन भारत में श्रेणी एक प्रकार का व्यापारिक और औद्योगिक संगठन जैसा था। प्राचीन ग्रंथों में, अभिलेखों में और अन्य बहुत सारे साक्ष्यों से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इनका स्वरूप कैसा था, इनका संगठन कैसा था, इनके बारे में विस्तार से पता चलता है। तो एक बात आप जान लीजिए कि एक व्यवसाय में, जैसे मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हैं, या लोहे का व्यवसाय करने वाले हैं, या सोने के आभूषण बनाने वाले हैं, पत्थर काटने वाले हैं, कपड़ा बुनने वाले हैं, यानी कि एक व्यवसाय में संलग्न शिल्पियों का समूह श्रेणी कहलाता। तो जैसे हम कहते थे गहने बनाने वालों की श्रेणी, मिट्टी का बर्तन बनाने वालों की श्रेणी, पत्थर काटने वालों की श्रेणी, कपड़ा बुनने वालों की श्रेणी। तो ये जो संगठन था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये संगठन जो है वो, इसका जो व्यवसाय था वो पैतृक परंपरा अनुसार होता था। दूसरी बात यह है कि स्थानों का नामकरण वहाँ निवास करने वाले शिल्पियों के व्यवसाय को दृष्टिगत रख के किया जाता था। तीसरी बात यह थी, शिल्पियों के परिवार ज्येष्ठक के अधीन रहे। ज्येष्ठक का मतलब क्या होता है? मुखिया, जो ज्येष्ठ हो, जो बड़ा, और उसके अधीन जो है लगभग 500 शिल्पियों के परिवार हुआ करते थे, और जो जिस तरह से वो उनके लिए नियम कानून इत्यादि बनाता था उसका पालन वो लोग करते थे, उसकी बातें मानते थे। तो धर्मसूत्रों में के समय में हम ये देखते हैं व्यापारियों और शिल्पियों के संगठन, संविधान इत्यादि का वर्णन धर्मसूत्रों में हमें मिलता है। इसी तरह से रामायण और महाभारत में भी हमें श्रेणियों के न केवल उल्लेख मिलते हैं बल्कि ये भी पता चलता है कि उनका अस्तित्व था। एक स्थल पर राजा को निर्देश दिया गया है कि वह श्रेणी में मुख्यों के शत्रु द्वारा भेद नीति का उपयोग न होने दे। इसी तरह से महाभारत में श्रेणी वलम ऋतम चैव तुल्य एवति में मति। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत काल में श्रेणी नामक शिल्पियों का संगठन था। श्रेणी बल से जो है वो सैनिकों के समुदाय का भी पता चलता है। तो इसी तरह से मित्रों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में श्रेणियों और उनकी कार्रवाई के विषय में लेखाध्यक्षों के द्वारा नियमित अंकन किया जाता था। गुप्तकाल में श्रेणी जो है वो काफ़ी प्रचलित थी। जैसे स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में इंद्रपुर की तैलिक श्रेणी का जीवंत वर्णन है। इसी तरह से बहुत सारे बसाड़ से प्राप्त 274 मुहरें बैंकरों, व्यापारियों की संयुक्त श्रेणी का अस्तित्व प्रमाणित करती हैं। इसी तरह से आगे चल करके हम देखते हैं जो स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथों में भी हमें श्रेणियों के होने का उल्लेख मिलता है। और जो श्रेणियों के जो कार्य होते थे, वो एक तरह से श्रेणियां जो है वो संरक्षण देने का काम करती थी व्यवसाय को। वो बैंकर्स भी थे, वो अपने सदस्यों को ऋण इत्यादि भी उपलब्ध करवाते थे। और मथुरा के एक लेख से ज्ञात होता है कि ब्याज की दर 9 से 12% तक थी, जो कि हुविश्क का मथुरा का लेख है 106 ईस्वी का। इसी तरह से श्रेणियाँ गुप्त काल में भी बैंकों का काम करती थी। इनका एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि ये न्याय भी करती थी। श्रेणियों के सदस्यों के आपसी विवाद को सुलझाने का काम ये किया करती थी। इसी तरह से बृहस्पति संहिता में राजा को निर्देश दिया गया है कि वो श्रेणियों के साथ अच्छा व्यवहार करे, मृदु व्यवहार करे। तो साथ ही साथ बृहस्पति ने राजा द्वारा अधिकृत श्रेणियों को हिंसात्मक अपराधों को छोड़कर अन्य सभी विवादों का निपटारा करने का उपदेश भी दिया है कि वो श्रेणियाँ जो हैं, जैसे कोई अगर हिंसक अपराध वगैरह होता है तो वो राजा के पास आएगा, बाकी श्रेणियाँ आपस में निपटा लें। सैन्य शक्ति के रूप में भी श्रेणियाँ कार्यरत थीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि महाभारत में श्रेणी बलम का उल्लेख किया गया है। और बहुत सारे लोक कल्याण के कार्य भी ये श्रेणियाँ करती थीं, जैसे सभागृह,
बनवाना, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाना, मंदिर, सरोवर, उद्यान आदि का निर्माण और दीन दुखी व्यक्तियों की सहायता करना, यज्ञ आदि में सहायता करना, दान देना, ये सब जो है उनके जनोपयोगी कार्य थे। और साथ ही साथ जो है ये श्रेणियाँ जो हैं, बहुत सारी श्रेणियाँ, ये बहुत धनी थी। ये अपने सिक्के भी चलाते थे, इनके अपने बैनर या झंडे इत्यादि भी हुआ करते थे। और तो प्राचीन भारत में एक व्यवसाय में संलग्न जो श्रेणियाँ थी, उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी इस तरह से प्राप्त होती है। तो श्रेणियों का कार्य क्या था? श्रेणियों का कार्य जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो आर्थिक रूप से मदद करना अपने सदस्यों की, उनके विवादों का निपटारा करना, वस्तुओं के मूल्य इत्यादि तय करना, उनके बिक्री वगैरह की व्यवस्था करना, और एक तरह से श्रेणी के भीतर रह करके जो व्यवसायी था, एक जो शिल्पकार था, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। तो मित्रों, संक्षेप में जो 200 शब्दों में जो क्वेश्चन श्रेणियों के बारे में बन सकता है, उस पर मैंने आपसे जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बताई कि आप किस तरह से इसका उत्तर देंगे। हाँ, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा श्रेणी व्यवस्था के ऊपर, तो उसमें मैं विस्तार से सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। अब आइए हम अपना आज का जो अंतिम प्रश्न है वो ले लेते हैं। अभी हम प्राचीन भारत के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं। हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से भी प्रश्नों को लेंगे। तो मित्रों, अशोक के धम्म के बारे में, अक्सर धम्म के बारे में तो विद्यार्थी पढ़ते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि क्या अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म ही था या उससे कुछ अलग था। तो भारतीय इतिहास में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धर्म की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक धर्म भारतीय राजनीति से बहुत ही क्लोजली, जिसे कहते हैं, एसोसिएटेड है, बहुत ही नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। तो अशोक का धम्म जो था वो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धम्म के माध्यम से अशोक ने भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक सिद्धांत के लिए एक नया विचार प्रस्तुत किया। तो धम्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, जिसका अर्थ होता है सार्वदेशिक विधान या न्यायप्रियता। या तो इस तरह से अशोक के धम्म के विषय को लेकर के इतिहासकारों में कुछ विवाद है। जो पुराने इतिहासकार हैं, जिनमें डॉक्टर भंडारकर हैं और सेनार्ट इत्यादि हैं, तो उन लोगों का ये कहना है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को ही मानता था, उसका धम्म और कुछ नहीं, बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था। और बौद्ध धर्म, अशोक जो है बौद्ध धर्म, बौद्ध निष्ठा का अवतार था। तो इसके लिए इन इतिहासकारों ने भारत और श्रीलंका आदि से प्राप्त अशोक की जो राज विज्ञप्तियाँ हैं उनका साक्ष्य प्रस्तुत किया है। किंतु दूसरी ओर आधुनिक इतिहासकार, जिनमें रोमिला थापर प्रमुख हैं, उन्होंने अशोक के क्रियाकलापों का मूल्यांकन एक नए दृष्टिकोण से किया है। अब डॉक्टर थापर का यह कहना है कि अशोक निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं, कि वो बौद्ध मत की ओर आकर्षित हुआ था और बौद्ध सिद्धांतों का आचरण भी उसने किया था। लेकिन जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, उसके समय में बौद्ध मत मात्र एक धार्मिक विश्वास नहीं था, अपितु उनका ये कहना कि अनेक अवसरों पर वह एक सामाजिक बौद्धिक आंदोलन भी बन चुका था, तो जो कि समाज को प्रभावित कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर थापर का ये मानना है कि अशोक जैसा जो राजमर्मज्ञ था वो कैसे इससे अछूता रह सकता था। इसीलिए जो है उसने ये तय किया कि वो धम्म नीति बनाएगा और उसके माध्यम से वो लोगों में भाईचारा, प्रेम इत्यादि जगाने का प्रयास करेगा। तो मित्रों, रोमिला थापर जी का ये कहना है कि अशोक जो है वो न तो कोई स्वप्नदर्शी था, न तो कोई पैगंबर था, और न ही उसने बौद्ध धर्म
में कोई संबोधि प्राप्त की थी। उनका ये कहना है कि अशोक के धार्मिक विश्वासों के बारे में जो भी सामग्री मिलती है उनकी अच्छी तरह से व्याख्या करने पे ये पता चलता है कि धम्म जो है वो अशोक की अपनी खोज थी। और जैसे ये कहा जाता है ना, जो पुराने इतिहासकार कहते हैं कि भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया है, तो ये वाक्य जो है विद्वानों में तर्क वितर्क का विषय रहा है काफ़ी। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये धम्म जो है वो जितना उतना धार्मिक नहीं था जितना कि नैतिक था। और उसने अशोक ने अपनी प्रजा के लिए एक, आप कह सकते हैं कि आचरण संहिता तैयार की थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था। तो अशोक के लिए धम्म जो है वो जीवन की एक पद्धति थी, और उसने जो कुछ भी लिखा है अगर हम उसके शिलालेखों वगैरह का अध्ययन करें तो उसका सार संक्षेप में उसमें मिल जाता है। तो धम्म से के संबंध में अशोक की धारणा ये थी कि धम्म जो है वो जीवन की एक राह है, तो और उसमें अनेक आदर्श और आचार व्यवहार सम्मिलित हैं। धम्म के अंदर हिंसा का त्याग करने की बात कही गई है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इसी तरह से पारिवारिक संबंधों को अच्छी तरह से निभाने के लिए धम्म सिद्धांत में बहुत बल दिया गया है। और यह संबंध चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे अपने संतान के साथ हो, चाहे बड़े छोटों के बीच का संबंध हो, मित्रों के बीच में संबंधों की बात हो, या विभिन्न संप्रदायों के बीच में संबंधों की बात हो, तो ये सब जो है उनको एक ऊंचे स्तर तक ले जाने की बात धम्म कहता है। इसी तरह से धम्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो भी उसके अंतर्गत आ जाती हैं, जो कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने पे प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से धम्म की व्याख्या करने में हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि वो वास्तव में बौद्ध धर्म या किसी अन्य धर्म का प्रतिरूप नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि चूँकि पहले वो बौद्ध नहीं था, निश्चित रूप से सनातन धर्म से संबंधित था, तो सनातन धर्म से संबंधित बातें उसके दिमाग में रही होंगी, साथ ही साथ बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी बातें रही होंगी। तो इन सब बातों को ले करके उसने एक आम आदमी के लिए एक आचार संहिता बनाई। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि जो धम्म था वो बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि यह जीवन की एक पद्धति के रूप में सामने आया। क्योंकि अशोक जो था वो अपने प्रजा के नैतिक आचरण के प्रति बहुत ही सजग था। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी प्रजा जो है वो हिंसा इत्यादि में लिप्त हो, और साथ ही साथ वो किसी का अनादर करे। वो ये चाहता था कि सब प्रेम से रहें। जैसे अब एक अभिलेख में उसने लिखा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो निश्चित रूप से अपने संतान की उसको चिंता रही होगी। तो मित्रों, इस तरह से आज मैंने 5 प्रश्न लिए प्राचीन भारत से ही, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि मध्यकालीन भारत से आपको और आधुनिक भारत से भी कुछ प्रश्न लूं। तो 1-2 दिन में फिर नए वीडियो के साथ आपको मिलता हूं। तब तक आप इसे देखें, और जो भी आपको अच्छा लगे, खराब लगे, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और साथ ही साथ और इस तरह के क्या कौन कौन से प्रश्न लिए जा सकते हैं उसकी जानकारी मुझे दीजिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।